गुड मॉर्निंग बच्चों। तो कल अपन ने विस्थापन और दूरी के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज अपन उसके आगे बात करते हैं। तो आज अपन बात करते हैं पहले चाल की। किसकी बात करते हैं? चाल। क्या बोलते हैं इसको? स्पीड। एक होती है आपकी चाल और एक होती है आपकी वेलोसिटी। दो चीज़ें को अध्ययन करेंगे अपन। किस किस का? एक अपन बात करते हैं चाल की और एक अपन बात करते हैं वेग की। ठीक है, तो पहले अपन चाल की बात करते हैं। तो चाल की जो डेफिनेशन होती है वो लिखेंगे, एकांक समय में तय की गई चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी चाल कहलाती है। ओके बेटा, तो चाल का जो फॉर्मूला अपने पास जो बन के आता है, वो चाल का फॉर्मूला आता है चाल इक्वल्स टू दूरी बटे समय। यही तो बन के आएगा, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। अब इसने डेफिनेशन में क्या बोला? एकांक समय में तय की गई दूरी आपकी क्या कहलाती है? चाल। इसका मतलब जो आपका समय निकल के आपके पास में आता है वो कितना आता है? समय आपका हो गया एकांक। कितना हो गया बेटा? एकांक। ठीक है, तो अगर समय का एकांक का मतलब आपका है 1 सेकंड। कितना सेकंड रहे? 1 सेकंड सर। ठीक है, तो जैसे ही आप 1 सेकंड इसके अंदर रखोगे तो चाल आपकी किसके बराबर आ जाएगी? दूरी के बराबर आ जाएगी। और इसी को ही कहते हैं आप चाल बराबर दूरी बटा समय। तो सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो फॉर्मूला है वो आपका ये वाला है, चाल इक्वल्स टू दूरी बटा समय। और डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एकांक समय में तय की गई दूरी ही आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। एकांक समय में तय की गई दूरी ही आपकी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। अब देखो बेटा, दूरी को आपने अगर अपन बात करें इसके मात्रक की, तो एक बात करते हैं अपन एमकेएस पद्धति में। किसमें? एमकेएस पद्धति में। बहुत ही अच्छे से समझते हुए चलना। एमकेएस पद्धति में दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो ये मात्रक क्या बन गया? मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना, मीटर पर सेकंड इनवर्स। आपको अच्छे से दिख रहा होगा, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। हाँ बेटा, आपको दिख रहा है। थोड़ा सा इसको देख लेना आप। ठीक है, थोड़ा सा अपन इसको इधर लिख लेते हैं, मीटर पर सेकंड। जो आपका एमकेएस पद्धति में जो आपका मात्रक रहने वाला है, ठीक है, एमकेएस पद्धति में जो आपका मात्रक रहने वाला है वो क्या हो जाएगा? मीटर। दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो यह आपका क्या बन जाएगा? मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है ना बेटा, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, तो बात क्या बनी? चाल की जो डेफिनेशन अपने पास निकल के आती है, एकांक समय में तय की गई दूरी को ये अपन क्या कह दिए? चाल कह दिए। चाल बराबर दूरी बटा समय। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन समय को अपन ने क्या ले लिया? एकांक। एकांक का मतलब कितना सेकंड लेना है आपको? 1 सेकंड। ठीक है, तो चाल ही किसके बराबर आ गई? दूरी के। यही तो डेफिनेशन बोल रही है। अगर अपन एमकेएस पद्धति में इसके मात्रक की बात करते हैं, तो एमकेएस पद्धति में जो इसका मात्रक है वो दूरी को किस में मापते हैं? मीटर में। समय को किस में मापते हैं? सेकंड में। तो एमकेएस पद्धति में जो हमारे पास जो मात्रक निकल के आता है वो क्या आएगा? मीटर पर सेकंड इनवर्स। ओके बेटा, अगर अपन बात करें और इसके अंदर, तो जो चाल आपकी जो होती है वो कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। चाल कैसी क्वांटिटी होती है आपके पास? स्केलर क्वांटिटी होती है। ठीक है ना। कैसे सर? देखो बेटा, दूरी कल ही अपन ने बात करी थी, ये अदिश होता है, समय भी अदिश होता है। तो ये ओला और क्या निकल के आएगा आपके पास? अदिश ही तो निकल के आएगा। ठीक है, तो चाल आपकी कौन सी राशि होती है? अदिश राशि होती है। तो एकांक समय में तय की गई दूरी को ये अपन क्या कह दिए? चाल। अगर आपसे पूछे कि चाल आपकी कैसी राशि है, तो आप बता सकते हो कि जो चाल है वो हमारी अदिश राशि होती है। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में
आ गया होगा। ठीक है, जितने भी दोस्त आपकी वीडियो नहीं देखते हैं उन सबको भी आप बोला करो कि वीडियो देखें। ठीक है ना, ये सारी चीज़ें जो है आपकी वो इतना बेसिक चल रहा है आपका जो आपको बहुत ही काम आने वाला है। ठीक है ना, तो ये आपकी हो गई चाल। इसके बाद अपन बात करते हैं वेग की। तो आई होप ये आपको पूरा समझ में आ गया होगा। अब अपन वेग की तरफ बढ़ते हैं आगे। वेग की जब अपन बात करते हैं तो वेग में क्या देखेंगे, ध्यान से देखेंगे ज़रा। ठीक है, वेग, ठीक है। अब बात करते हैं अपन वेग की। किसकी बात करते हैं, वेलोसिटी की, वेलोसिटी। ठीक है ना, तो एकांक समय में वही बात, एकांक समय में तय किया गया, एकांक समय में तय किया गया विस्थापन वेग कहलाता है। एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही वेग कहलाता है। जो डेफिनेशन थी वहाँ पे दूरी की जगह आपका क्या आ गया, विस्थापन। आपको पता है दूरी का ये एक पार्ट होता है विस्थापन, पर सबसे जो कम से कम दो बिंदुओं के बीच की जो दूरी होती है वो आपकी क्या होती है, विस्थापन। तो एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है ना बेटा, आगे बात करते हैं। इसी में आगे बात करते हैं तो आपका जो वेग का जो फॉर्मूला है वो आपका क्या आ जाएगा निकल के, विस्थापन बटा समय। ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, बहुत काम आता है अपने। विस्थापन डिवाइड बाई समय। वही बात, समय को अगर अपन एकांक ले लेते हैं, समय को क्या ले लेते हैं, एकांक अगर अपन लेके चलते हैं, इसको क्या लेके चलते हैं, एकांक, तो आपका जो वेग है वो वेग ही किसके बराबर आ जाता है, विस्थापन के बराबर आपके सामने निकल के आ जाता है। ठीक है ना बेटा। ठीक है, अगर अपन बात करें मात्रक की तो वही बात सेम टू सेम वही सिचुएशन पे पहुंच जाएंगे। मात्रक आपके पास जो एमकेएस जो पद्धति है, एमकेएस पद्धति में जो विस्थापन है उसको किस में मापते हो, मीटर में। समय को किस में मापते हैं, सेकंड में। तो इसका जो मात्रक है वो वेग के मात्रक के जैसा ही आता है, मीटर पर सेकंड इनवर्स। ठीक है, लेकिन ये जो आपकी क्वांटिटी होती है ये सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है, सदिश। सदिश क्यों होती है सर, सदिश इसलिए होती है बेटा क्योंकि ये वाला जो है ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, सदिश। लेकिन ये तो अदिश है, तो ऑल ओवर ये क्या आएगा, सदिश आएगा। क्या आएगा, सदिश। ठीक है बेटा, तो वेग विस्थापन एकांक समय में तय किया गया विस्थापन ही आपका क्या कहलाता है, वेग कहलाता है। ठीक है ना, वेग कौन सी राशि होती है, सदिश राशि होती है। वेग का जो बेसिक फॉर्मूला है वो क्या होता है, विस्थापन बटा समय। समय को अगर अपन एकांक मान लेते हैं तो वेग ही किसके बराबर आ जाता है, विस्थापन के बराबर आ जाता है। एमकेएस पद्धति में अपन ज़्यादा मात्रक का अध्ययन करते हैं, तो एमकेएस पद्धति में जो इसका जो मात्रक निकल के आता है वो क्या निकल के आता है, मीटर पर सेकेंड इनवर्स। ठीक है ना बेटा, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं। इसी ही डेफिनेशन को कभी कभी मॉडिफाइड करके कैसे लिखता है वो अपन देखेंगे, और मैक्सिमम केस के अंदर न्यूमेरिकल के अंदर वही डेफिनेशन अपन ज़्यादातर काम में लेते हैं। ठीक है ना, मैक्सिमम केस में न्यूमेरिकल के अंदर वही डेफिनेशन अपन मोस्ट ऑफ द केस में काम में लेंगे। तो वो क्या डेफिनेशन रहने वाली है ज़रा ध्यान से देखेंगे। ठीक है, वो अपन ने न्यूमेरिकल भी आपको मैंने करवाए हैं, डीपीपी के अंदर इसका कंसेप्ट का मैंने यूज आपका किया था। ठीक है बेटा, तो आज अपन फिर से उसी कंसेप्ट का यूज करते हैं। ठीक है, आपको मैंने बताया था विस्थापन में समय के साथ, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर
वेग कहलाती है, वेग कहलाती है। विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। परिवर्तन की दर को अपन कैसे लिखते हैं? जैसे अपन बात करें, अपन ने मान लिया x है, वो क्या है आपका? विस्थापन है, या कहीं कहीं s भी मानता है, आप s भी मान सकते हो, ठीक है। v है जो आपका क्या है? वेग है। और जो t है आपका, वो आपका क्या है? समय। तो जो वेग का फॉर्मूला यहाँ से जो निकल के आता है, v इक्वल्स टू dx/dt। d किसको रिप्रेजेंट करता है? अवकलन को। और ये किसको बताता है? बदलाव को। किसको बताता है? बदलाव को। ये अपन ने बहुत, अवकलन को अपन ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रखा है। आप अगर प्रीवियस वीडियो सारे देखोगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है ना। v इक्वल्स टू dx/dt। तो डेफिनेशन क्या है? विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। तो x आपका विस्थापन माना, v आपने वेग माना, t आपने समय माना, तो v इक्वल्स टू dx/dt। ठीक है, यहाँ पे ये विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की जो दर है वो आपकी क्या हो गई? वेग हो गई। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है बेटा, ठीक है। और ये मोस्ट ऑफ द केस में जब आप न्यूमेरिकल के लिए अप्रोच करोगे तो यही डेफिनेशन आपकी काम में आती है। मोस्ट ऑफ द केस में जब आप न्यूमेरिकल के लिए जाते हो तो आपकी यही डेफिनेशन आपको सबसे ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान में रखनी है। क्या डेफिनेशन हो गई? वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर ही आपकी क्या कहलाती है? वेग कहलाती है। क्या कहलाती है बेटा? वेग। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इसी के ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन करवा देता हूँ। अब वो बात करें, जैसे बोले प्रारंभिक वेग, ठीक है ना। प्रारंभिक वेग की जब भी वो बात करेगा, इसका मतलब प्रारंभिक वेग का मतलब क्या होता है? t बराबर 0 पे बात करेंगे अपन। सबसे पहले कहाँ बात करेंगे? t इक्वल्स टू 0 पे अपन उसकी बात कर लेंगे। कितने इक्वल टू? t इक्वल टू 0 पे अपन उसकी बात कर लेंगे। आई ओके बेटा। तो जैसे आपको एक क्वेश्चन दे दूँ, x इक्वल टू t³ प्लस 2t² प्लस t, ठीक है। वो आपसे पूछे कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे इसका वेग बताओ, ठीक है। t इक्वल टू 0 सेकेंड पे, और एक आपको बोल दे कि t इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको क्या बताना है? वेग बताना है बेटा, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे जब अपन वेग निकालेंगे तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेग का मतलब है कि अपन इसको क्या करना है? t इक्वल टू 0 सेकेंड पर वेग, तो सबसे पहले तो इसका क्या करना है? अवकलन करना है। तो dx/dt करेंगे। t³ का अवकलन आपको मैंने सिखा रखा है बहुत अच्छे से। 3t² प्लस 2t² का क्या हो जाएगा? 4t, और t का कितना हो जाएगा? 1। अब प्रारंभिक वेग t इक्वल टू 0 पे पूछेगा तो t क्या रख देंगे? 0। तो ये कितना आ जाएगा? 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटा। ये कब आया? t बराबर 0 पर। t बराबर 0 रख देंगे इसमें। और जब आपको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे पूछता है तो v इक्वल्स टू 3 प्लस 4 प्लस 1, तो 8 मीटर पर सेकेंड। कितना? 8 मीटर पर सेकेंड। ओके बेटा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि जब भी अपने से वेग पूछे और आपको समय दिया हुआ हो, आपको विस्थापन दिया हुआ हो, तो उस विस्थापन को समय के साथ उसका अवकलन कर देंगे, और समय के साथ अवकलन करने के बाद हमें जो राशि मिलती है वो वेग मिलता है। और जिस टाइम पे अपने से पूछेंगे वो टाइम अपन उसके अंदर पुट कर देंगे। अगर अपन से बोलता है कि प्रारंभिक वेग बताओ, तो प्रारंभिक वेग का मतलब वो t बराबर 0 की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? t बराबर 0 की बात कर रहा है। जैसे कभी कभी एक और क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा कि ये वेग कब 0 होगा, ये वेग कब 0 होगा, ठीक है ना बेटा। तो वेग 0 निकालने के लिए हम उसको क्या कर देंगे? 0 के इक्वल पुट कर देंगे। जैसे आपसे ये पूछ लेता कि यह जो ये वेग आया है ये कब 0 होगा, तो अपन इसको अगर 0 के इक्वल पुट कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा ये कब 0 होगा। 4t प्लस 1, तो मल्टीप्लाई करने पे तो कितना आना चाहिए? 3। जोड़ने या घटाने पे कितना आना चाहिए? 4। तो 3t² प्लस 3t प्लस
t प्लस 1 इक्वल टू 0। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 3t अपन ने कॉमन ले लिया तो t प्लस 1, प्लस में अपन ने 1 कॉमन ले लिया तो t प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से t इक्वल टू 1 तो आपका निकल के आएगा -1 और 1 आपका t इक्वल टू निकल के आएगा -1/3। अब आप मेरे को ये बताओ कि t कभी भी ऋणात्मक हो सकता है क्या? समय कभी भी आपने सुना है कि -2 बज गए, -3 बज गए, ऐसा आपने कभी नहीं सुना। इसका मतलब समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता। और अगर समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता तो ये वेग भी कभी भी 0 नहीं हो सकता। समझ में आ गया? यह आप सबको पता है और ये कॉमन सेंस की बात है कि 0 समय कभी भी नहीं होता है। और अगर समय कभी भी 0 नहीं हो सकता, समय कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकता और अगर समय ऋणात्मक नहीं है तो ये वेग भी कभी भी 0 नहीं है। ओके बेटा, तो आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो वेग अगर आपसे पूछे तो आपको इस तरीके से वेग आपको निकालना है, बहुत ही केयरफुली तरीके से आपको निकालना है, कोई भी गलती आपको करनी नहीं है। ठीक है, फिर अपन बात करते हैं एक नई टॉपिक जो आपके सामने जो निकल के आता है। वो नया टॉपिक आपके सामने निकल के आता है त्वरण का। किसका त्वरण का निकल के आता है? एक्सेलरेशन। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो बिल्कुल ऐसे ही है। अपन क्या लिख देंगे? वेग में, किसमें? वेग में समय के साथ, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर त्वरण कहलाती है। वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है ना बेटा? इसे किससे प्रदर्शित करते हैं अपन? ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अपन ऊपर तो क्या लिख देंगे? वेग में परिवर्तन अपॉन, नीचे किस में परिवर्तन लिखेंगे? समय में परिवर्तन। किसमें? समय में परिवर्तन। जैसे वेग में आपका परिवर्तन v2 माइनस v1 हो गया, इसी प्रकार समय में आपका परिवर्तन t2 माइनस t1। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं डेल v अपॉन डेल t। ठीक है बेटा, आगे इसको और किस तरीके से मॉडिफाइड कर सकते हैं? इसको लिख सकते हैं अपन, ये आपका जो बेसिक फॉर्मूला है वो हो गया dv अपॉन dt, dv अपॉन dt। ठीक है बेटा, तो यह आपका एक बेसिक फॉर्मूला हो गया। देखो कितनी सीधी सीधी बातें हैं जो आपको समझ आ रही होगी। तो आप देखो, आपने पहले पढ़ा क्या? वेग। वेग आपने क्या पढ़ा? विस्थापन में समय के साथ परिवर्तन की दर होती है, उसे अपन वेग कहते हैं। उसी का ही नया रूप है, वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर आपकी क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। ठीक है, और वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन, ठीक है, v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। इसको अपन क्या लिख सकते हैं? डेल v अपॉन डेल t। ठीक है, और इसको अपन क्या लिख सकते हैं? a इक्वल टू dv अपॉन dt। अब एक बात अपन ध्यान से देखेंगे, वेग का जो मात्रक होता है, इसकी अगर अपन मात्रक की बात करेंगे तो मात्रक देखने के लिए वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड, और समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो ये क्या बन गया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये किसका मात्रक होता है? त्वरण का। अगर आपसे पूछा जाए कि ये त्वरण कौन सी राशि होती है, तो त्वरण आपकी हमेशा सदिश राशि होती है। कौन सी राशि होती है? सदिश। क्योंकि वेग कौन सी राशि होता है? सदिश। और वेग अगर सदिश राशि है, वेग क्यों सदिश राशि होता है? क्योंकि विस्थापन आपका सदिश राशि होता है। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से अपन इसका डेरिवेशन कर देंगे। तो यह आपके सामने इसका मात्रक भी निकल के आ गया। ठीक है, तो सबसे पहले जो अपन ने इम्पोर्टेंट बात इसके अंदर करी वो क्या थी कि वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ठीक है, तो a इक्वल्स टू वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। हो सकता है कोई पहले आपका वेग v1 हो, बाद में आपका वेग बदल के v2 हो गया, तो चेंज कितना आ गया? v2 माइनस v1। जब वेग आपका v1 था तब समय कितना था? t1। जब वेग आपका v2 है तो समय कितना है? t2। तो ये आपका वेग में परिवर्तन अपॉन समय में परिवर्तन। ठीक है, उसको अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। समय का मात्रक क्या होता है? सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है ना, और ये आपकी कौन सी क्वांटिटी होती है? सदिश राशि होती है। ये कौन सी राशि होती है बेटा?
सदिश राशि। ओके, अब एक और बात आपको यहाँ से ध्यान रखनी है, जो इम्पोर्टेंट बात है वो भी आपको यहाँ से ध्यान रखते हुए चलना है। क्या सर? अभी आपने एक चीज़ देखी, क्या हमने देखा कि v इक्वल्स टू होता है dx अपॉन dt। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो गया आपका dv अपॉन dt। तो क्या इसका एक बार अवकलन और कर देंगे तो त्वरण आ जाएगा। तो इसको अपन ऐसा भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। क्या लिख सकते हैं? डी स्क्वेयर एक्स अपॉन डी टी स्क्वेयर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सारी जो क्वांटिटी होती है ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होती है। अगर एक आपकी बदलेगी तो दूसरी भी बदलेगी। ठीक है ना बेटा? तो ये सारी क्वांटिटी जो एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट क्वांटिटी है उनको भी आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, तो a इक्वल टू होता है आपका dv अपॉन dt। ठीक है, और इसको भी अपन क्या भी लिख सकते हैं डी स्क्वेयर अपॉन डी टी। इसका मतलब जो आपका विस्थापन होता है उसका जब एक बार अवकलन करते हैं, एक बार क्या करेंगे अवकलन, तो हमें क्या मिलता है वेग। और वेग का जब एक बार अवकलन करते हैं, एक बार अवकलन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा त्वरण। तो टोटल यहाँ से यहाँ जब आप पहुँच रहे हो तो कितनी बार अवकलन हो रहा है? 2 बार अवकलन हो रहा है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, इसका मतलब देखो विस्थापन का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिल गया वेग का एक बार अवकलन करेंगे तो क्या मिल गया त्वरण। और विस्थापन का जब अपन ने 2 बार अवकलन करा तब आपको क्या मिला त्वरण। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वांटिटी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सभी तक आप वीडियो पहुंचाइए, अच्छे से देखिए, साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। कोई डाउट आए तो उसको कमेंट सेक्शन में लिखा करिए, और अगर आपको पूरी बातें समझ आती है तो वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इसको देखने की कोशिश करिए। ओके, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।